So we are going to discuss about the next chapter, that is wave optics. So, every year we will be getting around 2 to 3 questions from this chapter. That is nothing but we will be getting around 8 to 12 marks. So as you have already studied this chapter, ये chapter आप लोग already पढ़े हुए हैं, इसलिए I want to start from the last topic. Actually polarization जो है last topic है और ये बहुत आसान टॉपिक है, इजीली यू कैन गेट 4 मार्क्स. इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये पोलराइजेशन टॉपिक से शुरू कर रहा हूँ. जरा कॉन्सेंट्रेट करिए, बहुत आसानी से हमारे को 12 मार्क्स मिल जाते हैं चैप्टर में से. सो आई होप एवरीवन इज रेडी, सो वी कैन स्टार्ट. शैल आई स्टार्ट? ओके. तो यार पोलराइजेशन का मतलब क्या है देखेंगे पहले. इफ यू कंसीडर एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट, आप अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट को कंसीडर करें, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट क्या है, हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट विल ट्रैवल इन ऑल द डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती. अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो वेव है, इसका एक कंपोनेंट को एक ही डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हूँ. मैं 4-5 डायरेक्शन में नहीं जाना, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाना. सपोज मैं आप लोगों को यहाँ पर एक डिवाइस यूज करता हूँ, वो डिवाइस का नाम क्या रहता बोलते, पोलराइजर रहता. दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज पोलराइजर. ये पोलराइजर से जब अनपोलराइज लाइट, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज लाइट. यहाँ पर अनपोलराइज लाइट क्या है, जनरली हमारी जो व्हाइट लाइट रहती वो अनपोलराइज रहती, उन्हें हर डायरेक्शन में जा रही. जब मैं ये अनपोलराइज लाइट को एक पोलराइजर से पास करता हूँ, वेन एवर आई एम पासिंग दिस अनपोलराइज लाइट थ्रू ए पोलराइजर, जब क्या होता, सिर्फ मेरे को एक ही कंपोनेंट आता. जनरली ये कंपोनेंट हम लोग क्या लेते बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रहता है ये कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. ये पूरे डायरेक्शन नहीं आते, सिर्फ एक ही डायरेक्शन आता. और ये डायरेक्शन कैसा रहता, this direction will be perpendicular to the direction of propagation. It will be perpendicular to the direction of propagation, to the direction of propagation. तो याद रखिए, जब भी एक अनपोलराइज लाइट को पोलराइजर से पास करते, वो पोलराइजर क्या करता, वो लाइट को एक ही डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करता. और वो डायरेक्शन कैसा है, इट विल बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. फर्स्ट पॉइंट है, याद रख लीजिए. अब हम लोग पोलराइजेशन दो मेथड से कर सकते. वन इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे को, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. और एक क्या रहता हमारे को बोलते, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन रहता. रिफ्रैक्शन के बारे में हमारे को उतना डेप्थ में नहीं है, ये हम एक्चुअली ग्रेजुएशन में आता. पोलराइजेशन रिफ्लेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे. सपोज लेट अस कंसीडर ए ग्लास स्लैब. यहाँ पर एक ग्लास स्लैब कंसीडर करिए. यहाँ पर कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम μ1 है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का μ2 है. ये कौन सा मीडियम है बोल, तो ये रेयर मीडियम है. मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मगर बहुत आसान टॉपिक है. ये डेंसर मीडियम है. यहाँ पर हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, हियर वी कंसीडर ए नॉर्मल. सपोज एक अनपोलराइज लाइट को यहाँ पर भेज रहा हूँ मैं. देयर इज वन अनपोलराइज लाइट हियर, दिस इज अनपोलराइज लाइट. इसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट अंदर जा रहा है, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है. अच्छे से सुनिए. मैडम किसी का वीडियो चुप चुप के ऑन हो रहा, अगर आप लोग वीडियो ऑन करें तो मेरे को ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने के वास्ते प्रॉब्लम होती, इसलिए जरा देख समझ के करिए. तो दिस इज अनपोलराइज लाइट. जब भी अनपोलराइज लाइट को पास करते, यहाँ पर थोड़ी लाइट क्या होती, वन लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड. थोड़ी लाइट क्या होती यहाँ पे, रिफ्लेक्ट हो जाती, और थोड़ी लाइट क्या होती, रिफ्रैक्ट हो जाती. अच्छा, व्हेनेवर ए लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, वो लाइट नॉर्मल के करीब जाती या नॉर्मल से दूर जाती. whenever a light is going from rarer medium to denser medium, whether the light will move towards the normal or away from the normal, the light will move towards the normal, not away from the normal. जब भी रेयर से डेंसर में जाती, लाइट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल. अब जरा गौर से सुनिए मैं जो बोलने वाला हूं. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब जरा बहुत गौर से सुनिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा. सी हियर, whenever an unpolarized light is passed through a polarizer, यहाँ पर रिफ्लेक्शन के थ्रू पास होती, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एट वन पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रहती ना, ये रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाती. याद रखिए, रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाती. कौन सी एंगल पे, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट पे. वो एंगल ऑफ इंसिडेंट का नाम क्या है बोल के बोले तो, that angle of incident is called as polarizing angle. Polarizing
एंगल, मैं फिर से बोल रहा हूं, आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, at one particular angle of incidence, what will happen? The reflected light will be completely polarized. Reflected light will be completely polarized. Completely polarized. एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाती, और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट, दिस विल बी पार्शियली पोलराइज, कंप्लीटली पोलराइज नहीं होती है, पार्शियली पोलराइज होती, पार्शियली पोलराइज। फिर से याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही पॉइंट में हमारा पूरा पोलराइजेशन खत्म होता। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, वो हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग एंगल। एक पर्टिकुलर पोलराइजिंग एंगल पे रिफ्लेक्टेड ले क्या होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बिकम कंप्लीटली पोलराइज्ड, और रिफ्रैक्टेड लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्टेड लाइट विल बिकम पार्शियली पोलराइज्ड। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग, और ये दोनों के बीच में एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों के बीच के एंगल, आई एम राइटिंग हियर, रिफ्रैक्टेड रे प्लस पोलराइजिंग एंगल, दोनों के बीच में एंगल कितनी रहती बोले तो 90 डिग्री रहती। रिमेंबर दिस पॉइंट, इसके ऊपर प्रॉब्लम भी आया रिसेंटली नीट में। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे विल बी 90 डिग्री इन केस ऑफ कंप्लीटली पोलराइजेशन। जब भी एंगल एक पोलराइजेशन एंगल पे रे इंसिडेंट करती, तो रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज हो जाती, और रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज होती, और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल कितनी रहती, 90 डिग्री रहती। इधर तक क्लियर है पॉइंट? और एक पॉइंट बोल के आई एम गोइंग टू द प्रॉब्लम। इतना ही है कॉन्सेप्ट, इधर तक क्लियर है सब चीज? इज एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? ओके, next we are having one important law that is called as law of malice। इसके ऊपर बहुत बार प्रॉब्लम पूछा। व्हाट इज लॉ ऑफ माइलस? इन्हें इंटेंसिटी के बारे में बात करता हूं। लॉ ऑफ माइलस क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, लॉ ऑफ माइलस का इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, इंटेंसिटी आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बारे में एक दो पॉइंट्स बोलता हूं, उसके बाद प्रॉब्लम पे जाएंगे। सपोज दिस इज वन पोलराइजर, ये क्या है, ये पोलराइजर है। यहां पर से एक लाइट आ रही, यहां पर से सपोज कुछ एक इंटेंसिटी की लाइट आ रही, आई एम राइटिंग दैट इंटेंसिटी आई। जब भी एक लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई है, पोलराइजर से पास करने के बाद उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है। रिमेंबर दिस पॉइंट, whenever a light which is having an intensity I, after passing through the polarizer, its intensity will become how much? Its intensity will become half. Remember this point. And its amplitude will become A by √2। अगर यहाँ पर एक लाइट का एम्पलीट्यूड A है, तो पोलराइजर से पास करने के बाद उसका एम्पलीट्यूड A by √2 बन जाता। इधर तक दिस पॉइंट क्लियर? विल हैव रिटन दिस पॉइंट। वन लास्ट फॉर्मूला। अब सपोज यहाँ पर इन्हें क्वेश्चन में क्या करा, एक की जगह दो तीन पोलराइजर दे दिया। सपोज हियर देयर इज वन पोलराइजर, यहाँ पर एक पोलराइजर दे दिया, यहाँ पर और एक पोलराइजर दे दिया, कुछ ऐसा एक से बढ़ के पोलराइजर दे दिया, और यहाँ पर और एक कुछ ऐसा पोलराइजर दे दिया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिखा रहा हूं, तो हम अलग अलग तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आई एम शोइंग यू डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या बोला, ये दोनों के बीच में एंगल θ1 है बोला, और ये दोनों के बीच में एंगल θ2 है बोला। एक लाइट यहाँ पर आई इंटेंसिटी से आ रही, तो यहाँ पर जब बाहर लाइट निकलती तो उसकी इंटेंसिटी कितनी रहती बोल के पूछता हूं। तो आप ये फॉर्मूला दिमाग में याद रख लीजिए। अगर यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ पोलराइजर दे दिया और इन लोगों के बीच में एंगल θ1 है θ2 है बोल के दिया, तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, आई बाई टू, आई नॉट लिखेंगे, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई टू। यहाँ पर कितने थीटा से, दो थीटा से, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, कॉस स्क्वायर θ1 इंटू कॉस स्क्वायर θ2। बस ये पोलराइजेशन में इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर प्रॉब्लम आया तो इसके ऊपर आता, नहीं तो नहीं आता। इससे हटके दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है पोलराइजेशन पे। अच्छा, और एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखिए, पोलराइजिंग एंगल θp इज इक्वल्स टू 57.5 डिग्री और 57 डिग्री 30 मिनट्स। किसकी पोलराइजिंग एंगल है? दिस इज द पोलराइजिंग एंगल फॉर
ग्लास एंड एयर मीडियम, एयर और ग्लास मीडियम की पोलराइजिंग एंगल है। अगर आप लोगों का यहां तक हो गया तो आई विल टर्न द पेज, नेक्स्ट पेज में प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स करके दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। चले टर्न द पेज। जल्दी जल्दी करिए, कई बोल तो आपने जितना जल्दी करे उतना मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा सकता हूँ, कई बोल तो 12 मार्क्स, 12 मार्क्स का मसला है ये। प्लीज आप लोग क्या करिए, एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से एक्सप्लेनेशन के वास्ते नहीं, आप यू कैन वॉच दिस इन यूट्यूब। अगर आप लोग कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं करते, मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ ये वीडियो, बस जल्दी जल्दी देख लीजिए। चलो, दिस आर द प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, लेट अस डू द प्रॉब्लम्स वन बाय वन। फर्स्ट प्रॉब्लम ये 2000 शायद रिसेंटली 2019 में पूछा। क्वेश्चन क्या है देखो फर्स्ट प्रॉब्लम का, एन अनपोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू थ्री पोलराइड्स एज शोन, और फाइनल इंटेंसिटी पूछ रहा। मैं अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाया, आई होप एवरीवन रिमेंबर द फॉर्मूला। देखो ये दोनों के बीच में एंगल कितनी है, ये 0 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है, तो थीटा वन यहाँ पर कितनी बनती, 30 डिग्री बनती। यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 - 30 कितना बनता बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 90 - 30, 90 - 30 हियर थीटा टू विल बिकम हाउ मच, 90 - 30 कितना बोलना आप लोग, भाई कर लेते बट हाँ 60 डिग्री। अप्लाई करो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है हमारे को, आई इज इक्वल्स टू I0/2 cos स्क्वायर थीटा वन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा टू, I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा वन की वैल्यू कितनी है, 30 - 0 विल बिकम 30 डिग्री, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा टू की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। जल्दी जल्दी बोलो, दिस विल बिकम I0/2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है, √3/2 रहती है, मगर यहाँ पर स्क्वायर है, तो दिस विल बिकम 3/4 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू क्या रहती है, 1/2 रहती है, मगर यहाँ पर स्क्वायर है, so this will become 1/4, this answer will become 3I0 divided by 4 4 the 16, 16 to the 32, so which one is the right answer, option 3 is the right answer। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखा, आई होप यू नो दिस, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या रहती, 1/2 रहती, सॉरी √3/2 रहती, और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या रहती, 1/2 रहती। यहाँ पर स्क्वायर से बोल के इन लोगों को स्क्वायर करा तो मेरे को 3/4 1/4 आया। इफ दिस आंसर फिनिश्ड, ये हो गया ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सी दिस वन, सी दिस वन, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एमसेट 2005। क्वेश्चन क्या पूछ रहा बोल के बोले तो, इन ऑर्डर टू स्टडी द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ने के वास्ते हमारे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती, याद रखिए पोलराइजेशन प्रॉपर्टी यूज होती। और एक चीज भी बताता हूँ आप लोगों को, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई सी भी वेव रहने दीजिए, वो साउंड वेव है, कोई सी भी वेव रहने दीजिए, लाइट वेव है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स नेचर है, इन्हें लॉन्गिट्यूडनल नेचर है, मालूम करने के वास्ते कौन सी प्रॉपर्टी चेक करना हम लोग, उसकी पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी चेक कर लेना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, दिमाग में रखिए। कोई सी भी लाइट वो ट्रांसवर्स है, इन्हें लॉन्गिट्यूडनल है, मालूम करने के वास्ते हमारे को कौन सी प्रॉपर्टी चेक करना, लाइट की पोलराइजेशन प्रॉपर्टी चेक करना। अगर वो पोलराइज हो गई तो ट्रांसवर्स वेव है, पोलराइज नहीं हुई तो ट्रांसवर्स वेव नहीं है। ये हमला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी डिस्कस करा है, आई होप यू रिमेंबर दैट। चलिए, शैल वी सी नीट 2018 क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन भी देखेंगे। सी ईयर 2018 में क्वेश्चन क्या पूछा, एन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए प्लेन ऑफ द सरफेस ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो ऐसा एक मटेरियल है, एक अनपोलराइज्ड लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करे, अनपोलराइज्ड लाइट है ये। नेक्स्ट क्या दिया है, एट एन पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, it is found that reflected and refracted rays are perpendicular। ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अच्छा, मैं अब आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी आंसर करिए। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है बोले तो रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज हुई नहीं हुई, जल्दी बोलिए मेरे को, वेदर द रिफ्लेक्टेड रे इज पोलराइज्ड और नॉट। एफ जब भी ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री रहती तो इन्हें पोलराइज हो गया बोल सकता। और रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज, वेरी गुड, पार्शियली पोलराइज। नेक्स्ट क्या पूछ रहा देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द सिचुएशन। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विथ इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। जब भी लाइट पोलराइज होती उन्हें पैरेलल रहती, इन्हें परपेंडिकुलर रहती।
whether it will be parallel or perpendicular, it will be perpendicular. तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, गलत है? फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे. रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विथ इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस. सेकंड ऑप्शन सही है, गलत है? सेकंड ऑप्शन इज राइट. चलिए हम लोग थर्ड ऑप्शन भी देख लेंगे. थर्ड ऑप्शन भी देख लेंगे. ब्रीस्टर लॉ क्या है हमारे को? अभी बोला मैं, ब्रीस्टर लॉ लिखा है, नहीं लिखा है? इंपॉर्टेंट लॉ उत्ते को. अरे यारो, अरे ब्रीस्टर लॉ नहीं लिखा हमें. एक ब्रीस्टर लॉ बोल के रहता, बहुत इंपॉर्टेंट. अच्छा हुआ क्वेश्चन मिल गया. वन लॉ इज देयर, दैट लॉ इज कॉल्ड एज ब्रीस्टर्स लॉ. ब्रीस्टर्स लॉ पोलराइजिंग एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के बीच में रिलेशन देता. ब्रीस्टर्स लॉ क्या रहता? म्यू इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल्स टू tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल. tan, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज कॉल्ड एज ब्रीस्टर्स लॉ. म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा p. थीटा p इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग एंगल. चलिए ये ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग. ब्रीस्टर्स लॉ क्या है हमारे को? ब्रीस्टर्स लॉ म्यू इज इक्वल्स टू tan इंटू पोलराइजिंग एंगल. तो यहाँ पर साइन दिया, यहाँ पर tan है, तो ये ऑप्शन तो गलत ही थे. मगर यहाँ पर tan है सर, tan है, चलो ठीक है, लिखेंगे हम लोग. ये ऑप्शन यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है, मगर यहाँ पर 1/μ आ रहा, क्या देखेंगे हम लोग. दिस कैन बी रिटन एज थीटा p इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू आ रहा हमारे को. मगर यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया? tan इनवर्स 1/μ दिया, तो ये ऑप्शन भी गलत है. तो विच वन इज द राइट आंसर? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. Sir, explain option 2 of this question. He is telling that the reflected ray is polarized with electric vector parallel to the plane of incidence. First option गलत है. Second option क्या बोल रहा है? Reflected light is polarized with electric vector perpendicular to the plane of incidence. भाई क्या बोला? जब भी एक लाइट पोलराइज होती, वो लाइट पोलराइज होने के बाद उसका डायरेक्शन कैसा रहता? दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. तो प्लेन के भी अब हमारे को उतना पूरा डेप्थ में एक्सप्लेन करे तो उतना टाइम नहीं है. कहीं बोले तो मेरे को दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाना है. बस आप लोग ये याद रखिए, जब भी एक लाइट पोलराइज होती है उन्हें परपेंडिकुलर ही जाती. अब वो प्लेन बोल के बोलते आई एम सपोज टू ड्रॉ द प्लेन. एक ऐसा ये पोलराइजर है समझो, यहाँ पर से एक पोलराइजर में से लाइट जा रही. अब ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है, ये प्लेन सरफेस ऐसा रहता है, ये दोनों के परपेंडिकुलर रहता. अब वो एक्सप्लेन करे तो उतना टाइम नहीं है मेरे पास. चलिए एवरीवन डन विद दिस. अच्छा यहाँ पर और एक क्वेश्चन भी है, और एक क्वेश्चन भी है यहाँ. लेट अस डू दिस क्वेश्चन. Unpolarized light of intensity I naught is passing through two polarites kept at an angle of 15 degree with each other. चलिए यहाँ पर एक अनपोलराइज लाइट है, यहाँ पर दो पोलराइजर. एक्चुअली ड्रॉ भी नहीं करना मैं, मगर आप लोगों को दिखाया था. दो पोलराइजर से, दो पोलराइजर्स के बीच में एंगल कितनी है कहते? हाउ मच इज द एंगल बिटवीन टू पोलराइजर्स? θ1 इज इक्वल्स टू 15 डिग्री दिया. तो मैं अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला याद दिखाया था. एक थीटा रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लिखना? खाली यही लिखना, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा. मगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी दिया? 15 डिग्री दिया. सो आई विल बी राइटिंग हियर आई इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 15 डिग्री. मगर आप लोगों को कॉस 15 डिग्री की वैल्यू मालूम? एक्चुअली ये क्वेश्चन हमारे को एम्स में पूछा था, नीट में नहीं पूछा था, एम्स में पूछा था. अब कॉस स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू तो नहीं मालूम, मगर मेरे को एक फॉर्मूला मालूम. क्या है वो फॉर्मूला? I hope everyone know that formula. सब लोगों को मालूम है फॉर्मूला बोल के सोच रहा हूं मैं, बट आई विल राइट वंस अगेन फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है सर बोल के बोलो तो दैट फॉर्मूला इज दिस वन. cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला सब लोगों को मालूम बोल के सोच रहा हूँ. फ्रॉम दिस आई कैन राइट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस विल बिकम 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2. अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो तो क्या था? I इज इक्वल्स टू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2. कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखता हूं मैं? 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 15 है, तो आई एम राइटिंग 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या है? डिवाइडेड बाई 2. तो दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम आई इज इक्वल्स टू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस कॉस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2. अब मेरे को cos 30 डिग्री की वैल्यू मालूम है, आसानी से प्रॉब्लम कर ले सकता हूँ. यहाँ पर 2 इंटू 2 विल बिकम 4, आई नॉट बाई 4. 1 प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? जल्दी बोलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री? cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3 डिवाइडेड बाई 2. वेरी गुड. सो फ्रॉम दिस आई कैन राइट आई इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई 4 ऑफ 1 प्लस √3 बाई 2 की वैल्यू मेरे को मालूम है, आप लोग कर लीजिए. √3 की वैल्यू 1.732 रही थी. 1.732 डिवाइडेड बाई 2 करे तो आप लोगों को 0.866 कुछ आता. तो √3 बाई 2 की वैल्यू
√3/2 की वैल्यू क्या रहती? 0.866 रहती. So this will become 1.866 divided by 4. So what you will be getting? 1.464 the 24, 4 3 the 12, 4 4 the 16. So definitely answer will be how much? Answer will be 0.47 I0 का इक्वल तो 4 4 the 16 आता, 4 5 the 20 बन जाता. तो हमारे को 4 4 the 16 यहाँ से ही मिल रहा. तो व्हाट इज द राइट आंसर? 0.47 I0. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अगर समझने भी नहीं आया तो एक से दो बार फिर से वीडियो रिपीट करके देख लीजिए आप लोग. शैल आई टर्न द पेज? जल्दी शैल आई टर्न द पेज? बहुत आसान प्रॉब्लम पूछता, यू कैन इजीली स्कोर 4 मार्क्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन वाज रिसेंटली आस्क्ड इन जेई 2019 के जेई में भी पूछा और एमसेट में भी पूछा. जल्दी देखो क्वेश्चन क्या है. देयर आर टू पोलराइड्स P1 एंड P2 विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सपोज यहाँ पर एक पोलराइड है और यहाँ पर और एक पोलराइड है. दोनों के बीच, दोनों कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में एंगल कितनी है? 90 डिग्री है. अनपोलराइज लाइट I0 इज इंसिडेंट ऑन P1. एक अनपोलराइज लाइट I0 इसके ऊपर इंसिडेंट हुई. A third polarized P3 is kept in between P1 and P2 such that it makes an angle 45 degree with P1. तो ये दोनों के बीच में एक पोलराइड रखे such that इन दोनों के बीच में एंगल कितनी है कहते हैं? इन दोनों के बीच में एंगल θ1 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री दिया. अच्छा, ये दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री है. ये दोनों के बीच में भी एंगल कितनी रहती? θ2 भी कितनी रहती? देखो ये सपोज ये P1 है, ये P2 है. P1 और P2 के बीच में एंगल 90 डिग्री है. P1 और P2 के बीच में एंगल 90 डिग्री है और P1 और P3 के बीच में 45 डिग्री है. तो P3 P2 के बीच में भी कितनी बनती? 45 डिग्रीज बनती. खत्म हो गया. हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारे को I इज इक्वल्स टू I0/2 cos स्क्वायर θ1 इंटू cos स्क्वायर θ2. अप्लाई करो. I0/2 इंटू cos स्क्वायर θ1 की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ θ1? 45 डिग्री. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ θ2? 45 डिग्री. सो दिस विल बिकम I0/2. cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री? cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 रहती. मगर यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर विल बिकम स्क्वायर. cos स्क्वायर 45 डिग्री क्या बनता? cos स्क्वायर 45 डिग्री विल बिकम 1/√2 होल स्क्वायर. दैट विल बी नथिंग बट 1/2. तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 1/2 इंटू 1/2. व्हाट इज द आंसर? I0 2 2 2 2 1 the 2 2 to the 4 4 to the 8. So which one is the right answer? Option 2 is the right answer. Understood this problem? चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये भी प्रीवियसली एम्स में पूछा. क्वेश्चन क्या है देखिए. द रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड व्हेन द रे इज इंसिडेंट ऑन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.73. एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या मीडियम का, उसकी वैल्यू कितनी है? 1.73 है. अच्छा, रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड. रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड बोल के बोले तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल कितनी रहती? हमारे को क्या फाइंड आउट करो बोल रहा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करो बोल रहा. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करो बोल रहा. मेरे को क्या मालूम? रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितनी रहती? 90 डिग्री रहती. अब मेरे को खाली क्या फाइंड आउट करना है? रिफ्लेक्टेड रे के एंगल फाइंड आउट करना है. कैसा फाइंड आउट करते बोल के बोले तो ब्रीस्टर्स लॉ. ब्रीस्टर्स लॉ क्या है? म्यू इज इक्वल्स टू tan इंटू पोलराइजिंग एंगल. म्यू की वैल्यू कितनी दिया है इन्हें? म्यू की वैल्यू 1.73 है. 1.73 इज इक्वल्स टू tan इंटू पोलराइजिंग एंगल. 1.73 की वैल्यू कितनी रहती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1.73? इट इज नथिंग बट √3 tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल. tan थीटा की वैल्यू √3 कब बनती? tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी रहती? tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3. tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या रहती? tan 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू √3. तो मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ √3 व्हाट आई कैन राइट? आई कैन राइट tan 60 डिग्री. दैट इज नथिंग बट tan polarizing angle. From this I can write polarizing angle is equals to how much? 60 डिग्री. आंसर इज खत्म. सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे. थीटा रिफ्लेक्शन प्लस थीटा पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. Theta refraction is equals to how much? 90 minus 60. That is equals to what is our answer?
30 degree. Which one is the right answer? First one is the right answer. I hope you are getting this. बहुत आसान रहता, इतना इससे हट के दूसरे प्रॉब्लम्स नहीं पूछता इसमें. Shall I turn the page? Shall I turn the page? Now we are going to discuss next concept. Now we are going to discuss next concept. That concept is regarding diffraction. मैं पीछे से आ रहा हूँ, उल्टे से आ रहा हूँ. एक्चुअली मेरे को खत्म करना था आधे घंटे में 2 टॉपिक्स, अगर हमारी एक ही टॉपिक हुई. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डाइफ्रैक्शन. ये भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, एक ही फॉर्मूला रहता है इसमें. एक्चुअली हम यहाँ पर डाइफ्रैक्शन में कौन सा स्लिट डिस्कस करते हैं? विल बी डिस्कसिंग सिंगल स्लिट के बारे में डिस्कस करते हैं. ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, अब हमारे को उतना टाइम नहीं है. एक कंडीशन क्या है डाइफ्रैक्शन होना बोल के बोले तो, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल must be comparable to the wavelength जो भी लाइट इंसिडेंट कर रही उस वो लाइट पे, और इसका साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल दोनों कंपेरेबल साइज के रहना. डाइफ्रैक्शन का मतलब क्या है? डाइफ्रैक्शन का मतलब क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट वेव व्हेनेवर इट मीट्स एन ऑब्स्टिकल. सपोज ये एक ऑब्स्टिकल है, इधर से एक लाइट आ रही, ये ऑब्स्टिकल करने आती है, लाइट क्या होती? बेंड हो जाती. सो दिस इज डिफाइंड एज डाइफ्रैक्शन. बेंडिंग ऑफ लाइट वेव whenever it meets an obstacle is called as diffraction. अब हमारे को इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, अच्छे से याद रखिए. डाइफ्रैक्शन का इंटेंसिटी पैटर्न हमारे को याद रहे तो बाकी का सब आया था. डाइफ्रैक्शन का एक इंटेंसिटी पैटर्न रहता. द इंटेंसिटी पैटर्न विल बी समथिंग लाइक दिस. ये इंटेंसिटी पैटर्न, इंटेंसिटी इसकी डिक्रीज होते रहती. इंटेंसिटी क्या होते रहती? डिक्रीज होते रहती. दिस पॉइंट, दिस रीजन इज कॉल्ड एज सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं इसको. दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल मैक्सिमा. ये रीजन को सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, याद रखिए. अब नाउ आई एम राइटिंग फ्यू फॉर्मुलेस, रिमेंबर दिस फॉर्मुलेस. सेकेंडरी मिनिमम, ये फॉर्मुले से इससे हटके दूसरे फॉर्मुलेस नहीं है. साइन थीटा एन इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस एन लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ, स्मॉल डी रिप्रेजेंट्स स्लिट विड्थ या स्लिट डिस्टेंस भी बोलते हैं हम लोग इसको. नेक्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, आप लोग इसकी थियरी पढ़िए, समझ में आया था. सेकेंडरी मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या रहता है बोलते? साइन थीटा एन इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2n-1 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2d. चलिए नेक्स्ट, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. ये सेंट्रल मैक्सिमा है ना, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी रहती बोल के पूछता. लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सपोज यहां पर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, तो आई कैन राइट लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2x इज इक्वल्स टू 2 lambda d divided by small d, where capital D represents what? Distance between slit and screen. I hope you remember this experiment. यहाँ पर एक स्लिट रहती, यहाँ पर एक स्क्रीन रहता. ये स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस जो रहता हम लोग उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते, और यहाँ पर जो स्लिट का जो डिस्टेंस रहता उसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते. शायद आप लोग को मालूम है बोल के बोल रहा हूँ. नेक्स्ट, सेंटर एंगुलर विड्थ. नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला है एंगुलर विड्थ. यहाँ पर कुछ एंगल थीटा आती, वो एंगुलर विड्थ थीटा का फॉर्मूला क्या बनता बोले तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी. अगर एंगल बहुत ही छोटी है, इफ द एंगल इज वेरी स्मॉल, देन वी कैन कंसिडर दिस साइन थीटा एज थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी बनती. सिमिलर टू एंगुलर विड्थ हमारे पास और एक एंगुलर विड्थ रहती है, उसको क्या बोलते सेंट्रल एंगुलर विड्थ. मतलब ये सेंट्रल मैक्सिमा जो है उसकी एंगुलर विड्थ, सेंट्रल एंगुलर विड्थ. सेंट्रल एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या रहता बोलते? यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर क्या रहता? 2 थीटा रहता. 2 थीटा इज इक्वल्स टू दिस फॉर्मूला विल बिकम 2 लैम्डा बाई डी. कंप्लीटेड टिल हियर.
यहां तक हो गया, शैल आई टर्न द पेज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अब डायफ्रैक्शन के इतने ही फॉर्मूले, इससे हट के दूसरे फॉर्मूले नहीं है, डायफ्रैक्शन के बस इतने ही फॉर्मूले से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। शैल आई टर्न द पेज? यस, now we are going to discuss next concept, that is resolving power of optical instrument। इसके ऊपर रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या है, अब ये थियरी पार्ट है। आप लगा रिजॉल्विंग पावर बोल तो हम देखो माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, जब भी दो सेल्स एक जगह है, माइक्रोस्कोप क्या करता है, उसको अच्छा रिजॉल्व करके दोनों को सेपरेटली दिखाता। दो भी अगर कोई चीजें बहुत नजदीक है एक दूसरे के, तो हम लोग कोसा तभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप यूज करके क्या कर सकते हैं, इन लोगों को अच्छा दूर है सर का देख सकते हैं हम लोग, तो रिजॉल्व करते हैं हम लोग इमेजेस, वी कैन रिजॉल्व द इमेजेस। तो हमारे को यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या है बोल तो, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल्स टू 1 by इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अब ये इसके डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिए एक बोल, तो हम लोग फास्ट ट्रैक डील कर रहे हैं। अब हमारे को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कितने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक तो माइक्रोस्कोप है, और एक क्या रहता हमारे पास, टेलीस्कोप। बस ये दो फॉर्मूले से, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पे जाएंगे। इधर देखिए, माइक्रोस्कोप का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, मैं यहाँ पर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन येलो आर लिख रहा हूँ, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है बोल तो माइक्रोस्कोप का d इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा। और रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या बनता, रिजॉल्विंग पावर इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, 1/d इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा, खत्म। सिमिलरली टेलीस्कोप का सर व्हाट इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी है, आप लोग इसकी थियरी पढ़ी, आप लोग मालूम आया था। अगर मैं ये पूरा इन डेप्थ समझाने बैठा हुआ तो इसके ऊपर एक क्लास ले सकता हूँ, मैं पूरी एक क्लास ले सकता हूँ इसके ऊपर, मगर आपने को वैसा नहीं करना है, हमारे को जल्दी खाली फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स करना है। यहाँ पर देखिए, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला क्या है बोले तो, डी थीटा इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। मैं इसके बाद आप लोगों को एक्चुअली नोट्स भेजता हूँ ना, उसमें सब लिखा हुआ रहता, आप लोग उसमें से पढ़ लीजिए इसका थियोरेटिकल पार्ट। और रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर क्या रहता, इनवर्स ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, 1/d थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा। कंप्लीटेड दिस टिल हियर, यहां तक हो गया, बस इतना ही है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द प्रॉब्लम्स। टिल हियर एवरीवन कंप्लीटेड? yes. अच्छा, यहां पर मैं और एक चीज दिखा देता हूं, कभी कभार क्वेश्चन में, अब तक तो दिया नहीं, अभी तक तो दिया नहीं, समटाइम्स इन द क्वेश्चन इन्हें क्या करता है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है बोल के देता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जनरली इन्हें इसमें पूछता, माइक्रोस्कोप के कॉन्सेप्ट में पूछता, क्या बोलता, माइक्रोस्कोप का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है तो रिजॉल्विंग पावर फाइंड आउट करो बोलता, और क्वेश्चन में क्या करता, उसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है बोल के देता। तो जब ये फॉर्मूला क्या बन जाता बोल के बोले तो, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या बन जाता, डी इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 म्यू साइन थीटा बनता, और रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या बन जाता, 1/d इज इक्वल्स टू 2 म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा। कब लिखना है, जब भी कुछ क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया तो याद रखना, अगर नहीं दिया तो यही फॉर्मूला यूज करिए। चलो, शैल वी मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स। कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। अच्छा, और एक चीज भी दिखा देता हूं आप लोगों को, नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर एक्चुअली डायफ्रैक्शन में दिखा देता हूं आप लोगों को, डायफ्रैक्शन में सी, यहाँ पर एक विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, सपोज यहाँ पर ये जो सेंट्रल मैक्सिमा बोला उसके विड्थ को आई एम रिप्रेजेंटिंग विद W, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ पर देखो विड्थ ऑफ, दिस इज आल्सो विड्थ ना, 2x क्या बोला मैं, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, इसको मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या है विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला, W इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा d by d। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा एंड वेवलेंथ, width of the central maxima is directly proportional to wavelength। अब यहां पर देखो, हमारे को
मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में पढ़े, जब भी एक लाइट इंसिडेंट करती है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या रहता? लैम्डा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय mb. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड वेलोसिटी? Lambda is inversely proportional to velocity. So from this I can write width will be inversely proportional to velocity. याद रखिए, and width will be directly proportional to frequency. ये भी याद रखिए. बस. Now I am going on to the problems. Shall I turn the page? Yes. Thank you. Now let us see the problems. Previous year problems कैसा पूछा देखेंगे ना. First problem क्या दिया देखें. I hope everyone is reading the question. A parallel beam of fast moving electrons, एक पैरेलल बीम है. ये पैरेलल बीम कैसी है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की कुछ वेलोसिटी v से मूव हो रही. इफ इंसिडेंट ऑन ए नैरो स्लिट, एक नैरो स्लिट के ऊपर इंसिडेंट हुई. हम लोग नैरो स्लिट का डिस्टेंस क्या बोलते हैं? d बोलते हैं. ए फ्लोरोस्किन स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस, एक बहुत बड़ी डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रखे. हम लोग कैपिटल डी डिस्टेंस पे स्क्रीन रखे. चलिए, इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, यहां पर देखो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल बी अनअफेक्टेड. ऐसा कुछ है क्या? इज देयर एनीथिंग? मैं अभी आप लोगों को बताया, क्या दिखाया? एंगुलर विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या एंगुलर विड्थ समझिए, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई, एंगुलर विड्थ क्या होती? डिक्रीज होती. यहां पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन तो अनअफेक्टेड है, डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट, डाइफ्रैक्शन पैटर्न इज नॉट ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऐसा तो कुछ है ही नहीं. हमारे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रॉन्स रहते, लाइट वेव में तो इलेक्ट्रॉन्स रहते, तो ये ऑप्शन भी गलत. थर्ड ऑप्शन देखेंगे, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डाइफ्रैक्शन विल इंक्रीज. नहीं होता. अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज हुई तो एंगुलर विड्थ क्या होती? डिक्रीज होती. तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल डिक्रीज. चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ए बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दे दिया. लैम्डा इज इक्वल्स टू 600 नैनोमीटर फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स फॉल्स ऑन ए सिंगल स्लिट. सिंगल स्लिट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से. हाउ मच ही हैज गिवन? 1 मिलीमीटर ही हैज गिवन. ओके, राइट. And the resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 मीटर अवे. स्क्रीन हम लोग कितने डिस्टेंस पे बोलते हैं? कैपिटल डी से डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं. कितना है यहाँ पे? 2 मीटर है. नेक्स्ट ही इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. मैं यहाँ पर डायग्राम उतारने की कोशिश करता हूँ. इन्हें क्या बोल रहा? बोलते हैं एक सिंगल स्लिट है, यहाँ पर एक स्क्रीन डिस्टेंस डी पे है, यहाँ पर d इज इक्वल्स टू कितना है? 2 मीटर दे दिया, और ये स्लिट की विड्थ कितनी दिया? 1 मिलीमीटर दिया, और यहाँ पर वेवलेंथ कौन सी इंसिडेंट कर रही बोल रहा? लैम्डा इज इक्वल्स टू 600 नैनोमीटर. तो हमारे को क्या मालूम? यहाँ पर एक सेंट्रल मैक्सिमम फॉर्म होता, ऐसा सेंट्रल मैक्सिमम हमारे को यहाँ पे फॉर्म होता. दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड एज, ये पॉइंट्स जो आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पे, दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड एज फर्स्ट डार्क फ्रिंज. यहाँ पर क्या फॉर्म होता? फर्स्ट डार्क फ्रिंज फॉर्म होता हमारा. तो उन्हें वही बोल रहा, सेंट्रल मैक्सिमा के आइदर साइड, यहाँ पर फर्स्ट डार्क फ्रिंज, यहाँ पर फर्स्ट डार्क फ्रिंज, कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हुआ बोल के बोल रहा. मेरे को सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या है? जल्दी बोलिए. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर विड्थ ऑफ ए सेंट्रल मैक्सिमा? 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी. ये है ना लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला. ये है ना सेंट्रल मैक्सिमा ही फाइंड आउट कर रहे हो बोल रहा हमारा. सो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल्स टू 2 lambda d divided by d, that is nothing but 2 into wavelength 600 nanometers. 1 nanometer is equals to how many meters? 10 power minus 9 meters into capital D. Capital D is how much he has given? 2 meters he has given, divided by small d. Small d is 1 millimeter. 1 millimeter बोल तो कितना? 10 power minus 3 meter. Solve करो. If you solve this, what you are getting? 2 to the 4, 6 for the 24. So 2400 into 10 power minus 9
इंटू 10⁻³ को ऊपर ले लेंगे तो दिस विल बिकम +3. So this will become 2400 into +3 - 9 how much? This will become 10⁻⁻6. ये दो जीरोस को कैंसिल करे तो यहाँ पर क्या बन जाता? यहाँ पर -4 आया था. So this will become 24 into 10⁻⁻4. Which one is the first correct answer? First option तो नहीं है, second option भी नहीं है. Either the option can be 3 और option can be 4. या तो थर्ड ऑप्शन हो सकता या तो फोर्थ ऑप्शन हो सकता. तो अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर ले गया तो दिस विल बिकम व्हाट 2.4 into 10⁻³ बन जाता. दैट इज नथिंग बट व्हाट 2.4 millimeter, बिकॉज 10⁻³ इज व्हाट 10⁻³ इज millimeter. So which one is the right answer? Option 4 is the right answer. ठीक है, completed. Shall we move on to the next problem? Okay. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये पूरे प्रीवियस ईयर पूछे थे प्रॉब्लम से, मैं मेरी तरफ से कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों को कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूँ ये सब कि परेशान नहीं होना, खाली कॉन्सेप्ट पढ़ लेके जाइए, प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर सकते. जल्दी इसका आंसर बोलिए मेरे को. टेल द आंसर फॉर दिस. विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या रहता है? जल्दी बोलिए. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. यस, अब भी करे हम लोग प्रॉब्लम. रिसेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. 2λd/d. नेक्स्ट करिए. ये इसको थोड़ा टाइम लेंगे, ये करेंगे हम लोग. Width of the central fringe of diffraction pattern is 5.88 mm. Width दे दिया यहाँ पे. Width कितनी दिया? Width is equals to 5.8 mm. 5.8 mm, चलो mm में लिखेंगे. mm बोल तो कितना बनता है? 5.8 into 10⁻³ मीटर. नेक्स्ट, स्क्रीन एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर. कैपिटल डी की वैल्यू दिया. कैपिटल डी की वैल्यू इज हाउ मच? 2 मीटर्स. नेक्स्ट, द लाइट सोर्स हैज ए वेवलेंथ. लैम्डा भी दे दिया. लैम्डा इज इक्वल्स टू 5800. एमस्ट्रॉन्ग बोल तो कितना? 10⁻10 मीटर. एमस्ट्रॉन्ग मीन्स 10⁻10 मीटर. क्या फाइंड आउट करो बोल रहा? स्लिट. स्मॉल डी की वैल्यू फाइंड आउट करो बोल रहा. सेंट्रल फ्रिंज, विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज का फॉर्मूला क्या है? 2λd/d. स्मॉल डी की वैल्यू फाइंड आउट करो बोल रहा. 2λd divided by width, that is nothing but d is equals 2 into लैम्डा की वैल्यू कितनी दिया? 5800 into 10⁻10. और कैपिटल डी की वैल्यू कितनी दिया? 2 divided by width of the slit, how much he has given? 5.8. इसको जल्दी सॉल्व करो. आंसर क्या रहा बोलो? आंसर विल बी आई थिंक 0.4 रहता. कैलकुलेट करके जल्दी बोलो. एवरीवन इज गेटिंग द आंसर 0.4 mm. Yes. ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देखिए छोटे बच्चे पूछे थे. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स. थोड़ा टिपिकल है, टिपिकल कुछ भी नहीं है, आसानी से, बट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स. चलिए, आर यू रेडी फॉर दिस क्वेश्चन? चलो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे. इन ए डाइफ्रैक्शन पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए. एक स्लिट है जिसकी विड्थ ए है बोल के दे रहा है. स्लिट की विड्थ ए इज द विड्थ ऑफ द स्लिट. चलिए, फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री पे हमारे को क्या ऑब्जर्व हुआ? फर्स्ट मिनिमम ऑब्जर्व हुआ. फर्स्ट मिनिमम ऑब्जर्व हुआ, ठीक है. व्हेन ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट. नेक्स्ट क्या पूछ रहा है इन्हें? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा. फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा. फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा. मैक्सिमा कब रहता बोल के पूछ रहा. आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूलास. मैं फिर भी दिखाता हूं आप लोगों को ले लेके जाके. यहां पर देखिए, सेकेंडरी मिनिमा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू +or-n λ/d. मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा प्राइम इज इक्वल्स टू 2n-1 λ/2d. चलिए अप्लाई करेंगे ये. फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा. फर्स्ट मिनिमा का फॉर्मूला क्या है हमारे को? साइन थीटा इज इक्वल्स टू +or-n λ/, यहाँ पर स्लिट की विड्थ ए दिया तो मैं ए ले रहा हूँ. तो यहाँ पर फर्स्ट दे रहा बोल के मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे? साइन थीटा की वैल्यू कितनी दिया? 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू तो 1 है, लैम्डा डिवाइडेड बाई ए. साइन 30 डिग्री की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री? साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 रहती है, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई ए. फ्रॉम दिस आई कैन राइट
a is equals to 2 lambda. चलो मेरे को a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू इज 2 lambda. Now let us find out the secondary maxima. Secondary maxima का फॉर्मूला क्या है? sin theta prime is equals to 2n minus 1 into lambda divided by 2d. That is nothing but 2. यहाँ पर फर्स्ट था बोल के हम 1 ले लिए, यहाँ पर n की वैल्यू. यहाँ पर क्या है? सेकेंडरी है. सेकेंडरी को यहाँ पर क्या लेता हूँ मैं? 2 लेता हूँ. 2 माइनस 1 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2d. तो 2 टू द 4, 4 माइनस 1 कितना? 3 lambda divided by 2d sin theta prime is equals to 3 lambda divided by 2d. That is nothing but 3 lambda divided by 2 into ये d की वैल्यू क्या है? यहाँ पर d की वैल्यू कितनी है हमारे को? 2 lambda. So ये lambda will cancel. So we are getting 3 by 4. Sin theta की वैल्यू 3 by 4 आई, तो theta की वैल्यू क्या बन जाती? Sin inverse 3 by 4 बन जाती. So which one is the right answer? Option 4 is the right answer. चलिए, shall I turn the page? पेज टर्न करूं? Yes. We are moving on to the next problems. अरे यारो, आज फिर से आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू डू इंटरफियरेंस. देखेंगे, जितना होगा उतना करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या था? जल्दी बोलो हमारे को. रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या था हमारे को? टेल फास्ट. 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा. ये फॉर्मूला था रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. तो ही इज टेलिंग दैट रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ऑफ 2 वेवलेंथ. यहाँ पर लैम्डा 1 की वैल्यू दिया 4000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 2 की वैल्यू दिया 6000 एंगस्ट्रॉम. व्हाट इज आस्किंग? रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर rp1 डिवाइडेड बाई rp2 की वैल्यू बोल रहा हूं. अच्छा, लैम्डा इनवर्स है, डायरेक्ट है, यहाँ पर नीचे की तरफ है. तो हियर दिस विल बिकम 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 into 2 sin theta divided by lambda 2. So sin theta cancel. So we'll be getting lambda 2 divided by lambda 1. Lambda 2 की वैल्यू क्या है? 6000 divided by 4000. ये 3 zeros cancel. Answer will become 3 by 2. So which one is the right answer? Option 2 is the right answer. Let us move on to the next question. The angular resolution of telescope. Telescope का angular resolution का formula क्या है? Angular resolution is nothing but limit of resolution. Limit of resolution का formula क्या है हमारे को? Telescope का d theta is equals to 1.22 lambda divided by d. Substitute करो values. 1.22 into lambda की value कितनी दिया? Here he has given lambda value is 5000 Armstrong. Armstrong is equals to how many meters? 10 power minus 10 meter divided by d की value. d की value how much he has given? 10 centimeter. 10 centimeter को मीटर में कन्वर्ट कर तो this will become 10 power minus 2 meter. So this will become 1.22 into this 3 can be written as 5 into 10 power 3. यहाँ पर -10 है, यहाँ पर 1 है. 1 minus 2 will become -1. ऊपर ले लेंगे तो it will become +1. So this will become 1.22 into 5 into 10 power 4 minus 10. So what will be our answer? 1.22 into 5 into 10 power minus 6. तो कौन सा ऑप्शन रही है? 10 power minus 6. Fourth option is the right answer. Shall I turn the page? अब लास्ट टॉपिक है मैडम इंटरफियरेंस की. वी आर लेफ्ट विथ ओनली 7 मिनट्स. एटलीस्ट मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो भी बता देता हूँ. वी आर लेफ्ट विथ 7 मिनट्स. आई एम टर्निंग द पेज. Here, in case of interference, we'll be having 2 slits. Suppose here this is slit 1 and here this is slit 2. The distance between them, let the distance between them is small d. The distance between 2 slits is small d. Now we are placing a screen here. The distance between slit and screen is represented by capital D. Now there is one wave which is falling at one particular point on a screen. This is actually the screen should be straight, but I am unable to. There is one more wave that is also falling at this one particular point. So whenever the 2 waves are meeting at that place, either the intensities can added up, either the intensity will increase or the intensity will decrease. Here this distance, there is some path difference between 2 waves. I am writing that path difference is x, and the distance from center of this screen to this particular point, I am taking this one as y.
So resultant intensity formula we are having. We are having resultant intensity formula as IR is equals to intensity of first wave plus intensity of second wave plus 2 under root I1 I2 cos phi. Here phi will be in phase when two waves interfere constructively. Whenever the two waves are interfering constructively, then then here cos phi will be in phase. If they are interfering destructively, then they will not be in phase. So here I am going to write few formulas. If I1 intensity I1 is equals to I2 is equals to I naught, then I can write the formula for intensity as I is equals to 4 I naught cos square pi divided by 2. There is one important relation which you should remember. What is that relation means? Phase difference phi will be equals to 2 pi by lambda of path difference. So based on this, I will be writing a few concepts. Please try to remember these concepts. Further, first case, whenever there is a phase difference, phi is equals to 2n pi, that is nothing but even multiple of pi. Even multiple of pi. Even multiple of pi. Or in terms of path difference, suppose in terms of path difference, I can write whenever path difference is 2n into lambda by 2. That is nothing but even multiple of half wavelength. Even multiple of half wavelength. So in these cases, we'll be having maximum amplitude as A max is equals to A1 plus A2, and maximum intensity is given as I max is equals to under root I1 plus under root I2 whole square. If we consider a condition here, A1 is equals to A2, A1 is equals to A2, then I can write A max is equals to 2A. Similarly, if I consider a condition here, I1 is equals to I2, then I can write, if this is equals to some value I, then I can write maximum intensity in this case will become 4 I naught. Suppose this is I naught, 4 I naught. So now let us see second case. In this first case, we have seen that phi phase is 2n pi, which is even multiple of pi. Now let us see the second case. Suppose in the second case, I am writing phi is equals to 2n minus 1 pi. That is nothing but odd multiple of pi. Odd multiple of pi. Or in terms of path difference, I can write the formula as 2n minus 1 lambda by 2. Here it is odd multiple of lambda by 2. In these cases, what will happen? Maximum amplitude. In these cases, maximum amplitude will be A1 minus A2, and maximum intensity will become under root I1
minus under root I2 whole square. So here if A1 is equals to A2, then this A minimum will become 0. Similarly here I minimum will become what? Because I1 minus I2 will be 0. So from these two cases, we are getting one important relation, that is the relation between maximum intensity and minimum intensity. Maximum intensity, this is minimum, not maximum. Here we will be getting minimum. So maximum intensity, what was the formula for maximum intensity? Under root I1 plus under root I2 whole square divided by under root I1 minus under root I2 whole square. So if I want to write this in terms of amplitude, this formula will become A1 plus A2 whole square divided by A1 minus A2 whole square. Here you are supposed to remember one important relation, that is intensity is directly proportional to square of the amplitude. Now I will be writing few formulas which are based on this interference pattern, this particular diagram. So I'm writing those formulas here. So here we are having this path different x, here we are having y. So in terms of x and y, we can write the formulas as, you are supposed to study that with the diagram only. I'm writing that here. So here I can write, for case of interference, x will be equals to d into y divided by capital D, or in terms of y, I can write y is equals to xd divided by small d. Again, here we are having two conditions. One is formation of bright fringe. Bright fringe is formed whenever constructive interference takes place. So I'm writing bright fringe, B-R-I-G-H-T, bright fringe. So bright fringe condition is for maxima condition, maximum condition. So what is the formula for this? Y is equals to n lambda capital D divided by small d. And here we are having path difference as x is equals to 2n into lambda by 2. And here we are having phase difference as phi is equals to 2n phi. Whereas in case of dark fringe, for dark fringe, we are getting minima. So for that, we are having formula as y is equals to 2n minus 1 of lambda d divided by 2d. And here we are having path difference as x is equals to 2n minus 1 of lambda by 2. And phase difference as phi is equals to 2n minus 1 of pi. Further, we are having another concept. That concept is called as fringe width. So you should, I will be directly writing the formula. Just remember fringe width. Fringe width. Actually, width I'm unable to write. Fringe width. It is represented by symbol beta, and the formula for fringe width is given as, remember this formula, lambda d capital D divided by small d. So in this fringe width, I'm having one more formula that is called as angular fringe width. Remember this, angular fringe width is given as theta is equals to lambda by small d, that is equals to beta divided by d. So here we are having some relation with intensity, amplitude, and width of that slit. I will be trying to write that relation here itself so that we can next move on to the problems. So the relation between intensity, width, and amplitude is
W1 width of first slit divided by width of second slit is equals to intensity of first wave divided by intensity of second wave, and this will be equals to amplitude of first wave. Square of the amplitude of first wave will be equals to square of the amplitude of second wave. So these are the formulas which are there in interference chapter, interference topic. Now we'll go and solve the problems. So let us see the first problem in interference. In the question, he has given that two slits in Young's experiment have widths in the ratio. So here given the ratio of the width, W1 by W2 is equals to how much he has given? 1 by 25. And the ratio of intensity of maxima and minima in the interference pattern is. So we know that width W1 by W2 is equals to intensity I1 by I2, and that is nothing but square of the amplitude of first wave divided by square of amplitude of second wave. So we can this easily solve using this formula. इसको हम आसानी से solve कर सकते हैं. I max by I minimum का in terms of amplitude formula क्या था हमारे को? A1 plus A2 whole square divided by A1 minus A2 whole square. Let us find out this value of A1 and A2. So I know that मेरे को क्या मालूम, width ratio of first width will be equals to intensities of the second one. So and this will be equals to square of the amplitude. तो ये मैं इधर लिख रहा हूँ, देखिए आई एम राइटिंग दिस थिंग समथिंग लाइक दिस. विड्थ ऑफ द फर्स्ट स्लिट इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ द सेकंड स्लिट. कितनी दिया वैल्यू इसकी ने? 1/25 दिया. एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव स्क्वायर ऑफ द सेकंड एम्पलीट्यूड वेव. सो फ्रॉम दिस आई कैन राइट, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ? A1 divided by A2 is equals to what I will be getting? 1/5. Now substitute these values. So this I can write 1 plus 5 whole square divided by, here I am writing 5 minus 1 or 1 minus 5 whole square. So this will become how much? 6 square divided by 4 square. That is nothing but 36 divided by 16. So I can divide this one 4 4 the 4 9 the. So this will become how much? 9/4. So which one is the correct answer? Second wala option हमारा correct है. Next let us see the next question. Here he is telling that यहाँ पर क्या बोल रहा है? Two sinusoidal waves of intensity I have same frequency. दो waves है जिसकी intensity I है और amplitude भी same है बोल के दिया. इन्हें question क्या find out करो बोल रहा. और दूसरी चीज क्या दिया? They interfere constructively बोल रहा. Constructively बोल तो phase में रहते हो लगा. And he is asking you to find the resultant intensity. Resultant intensity का formula क्या है? IR is equals to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos phi. So whenever two waves are in constructively interference, there won't be any phase difference. दोनों के बीच में phase difference नहीं रहता. So I am writing phase is phi is equals to 0. Intensity same है बोल के दिया. So substitute करिए I plus I plus 2 under root. Here I into I will become I square into cos 0 degree. So this will become how much? 2i plus यहाँ पर square और root cancel. This will become 2i. Cos 0 is 1. So what will be our answer? Our answer will become 4i. So this is the right option. Now let us move on to the next problem. This problem we have already did previously. Now let us see this problem. Next problem देखेंगे हम लोग. What is given in the question? In Young's double slit, the intensity of a light at a point on the screen where the path difference is lambda. Path difference is lambda. I hope you remember this. मैं बोला मैं आप लोगों को दो केसेस बोला था. जब भी पाथ डिफरेंस x इज इक्वल्स टू क्या था हमारे को? फर्स्ट केस पाथ डिफरेंस x इज इक्वल्स टू 2n इंटू लैम्डा बाई 2. अगर हम n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे को x की वैल्यू क्या आ रही थी? लैम्डा आ रही थी, 2 लैम्डा आ रही थी, 3 लैम्डा आ रही थी, तो सो ऑन आ रही थी. तो ये क्या है इसका मतलब? जब भी x इज इक्वल्स टू लैम्डा है तो हमारे को मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या लिखा था मैं वहां पर? I max इज इक्वल्स टू 4I0 बोल के लिखा था. अभी थोड़ी देर पहले बोला, पीछे चेक कर लीजिए, आप लोगों को मालूम होया था. तो व्हेनेवर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा आई एम गेटिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी एज 4I0. और उन्हें क्या बोल रहा? मैक्सिमम इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करा बोल के बोल रहा? k से रिप्रेजेंट करा बोल रहा. सो आई एम राइटिंग हियर k इज इक्वल्स टू 4I0. चलिए फर्स्ट इक्वेशन हो गया मेरा. नेक्स्ट क्या दे रहा देखिए. The intensity at a point where the path difference is lambda by 4. यहाँ पर अभी ने path difference कितना है बोल रहा? लैम्डा बाई 4 है बोल के बोल रहा.
अब हमारे को लैम्डा बाई 4 तो किधर भी नहीं आता, कहीं बोल दो दूसरे केस में हमारे को क्या आती है पाथ डिफरेंस की वैल्यू, दूसरे केस में हमारे को पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो आती है एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 बोल के आता है, 3 लैम्डा बाई 2 बोल के आता, सो ऑन आता, तो हमारे को लैम्डा बाई 4 किधर भी नहीं आ रहा, तो हमला क्या फाइंड आउट करना, अब इसका फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना दिया क्वेश्चन में, लैम्डा बाई 4, so this lambda will get cancelled, 2 1 the 2 2 the, so I am getting the value of pi as how much, pi by 2. Now we are finding the intensity, intensity का जनरल फॉर्मूला क्या है, I is equals to 4 I naught cos square phi divided by 2, so इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो क्या था हमारा 4 I naught cos square phi की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 इंटू 2 कितना बनता, 4 बनता, so this will become 4 I naught into cos square pi by 4, cos pi by 4 is nothing but cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी रहती, 1 by रूट 2 रहती, 1 by रूट 2 को होल स्क्वायर करे तो क्या बनता हमारे पे, 1 by 2 बनता, तो 2 1 द 2 2 द, सो दिस इज बिकमिंग व्हाट 2 I नॉट, बट हमारे आंसर इज इन टर्म्स ऑफ के, मेरे को यहाँ पर क्या मालूम, k इज इक्वल्स टू 4 I नॉट, इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ, I नॉट इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाई 4 लिख सकता हूँ, तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर 2 इंटू k डिवाइडेड बाई 4, 2 1 द 2 2s, so this will become k divided by 2, so which one is the right answer, option 3 is the right answer. I hope you understood, अगर आप लोग पहली बार कर रहे तो एक से दो बार प्रैक्टिस करिए, समझ गए आप। I think another problem is there like that. चलिए, let us see the next problem. In this question he is telling that in Young's double slit experiment 10th maxima, here discussing about maxima, bright fringe के बारे में डिस्कस कर रहा, bright fringe की जब हमारे को फॉर्मूला क्या था, y is equals to n lambda d by d, n lambda d by d, तो 10th मैक्सिमा पे वेवलेंथ I1 पे डिस्टेंस कितना है, कहते हैं इसका डिस्टेंस y1 है, तो आई एम राइटिंग डिस्टेंस y1 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 10 दिया, तो आई एम राइटिंग 10 लैम्डा 1 इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। नेक्स्ट क्या कर रहा, when the wavelength of the source is changed to I2, एक्चुअली लैम्डा 1 लैम्डा 2 रहना, जब भी वेवलेंथ को लैम्डा 2 में चेंज करें तो फिफ्थ मैक्सिमा इज अकरिंग एट डिस्टेंस y2, so I am writing y2 is equals to 5 lambda 2 divided by small d. Then what he is asking, he is asking the ratio of y1 by y2, दोनों को डिवाइड करो क्या आ रहा, y1 divided by y2, what you will be getting 10 lambda 1 d divided by small d into small d divided by 5 lambda 2 d, so this d cancel, this capital D cancel, 5 ones 5 2s, so what will be the ratio of y1 by y2, y1 by y2 will be equals to 2 lambda 1 divided by lambda 2, so which one is the right answer, option 4 is the right answer. Again we got this another question, amplitudes are in the ratio, amplitudes का ratio दे दिया डायरेक्ट, a1 by a2 का ratio कितना दिया इन्हें, 3 by 5, किसका रेशियो पूछ रहा है इन्हें, ratios of maximum and minimum intensity, फॉर्मूला क्या है in terms of amplitude, I max by I minimum is equals to, फॉर्मूला क्या है हमारे को, a1 plus a2 whole square divided by a1 minus a2 whole square, तो यहाँ पर क्या आता, सब्स्टिट्यूट करो 3 plus 5 whole square divided by 5 minus 3 whole square, तो क्या था 5 plus 3 how much, 8, 8 square will become how much, 64, and 5 minus 3 will be how much, 2, 2 square will become how much, 4, so 4 1 the 4 16 the, so what I will be getting, I will be getting the ratio 16 by 1, so which one is the right answer, option 3 is the right answer. Let us move on to the next problem. Okay, here we are having three problems. First of all, we'll do this problem. What he is telling, in a Young's double slit experiment, the intensity of central bright fringe is, central bright fringe maximum intensity is given how much, 8 milliwatt per meter square. What he is asking, what will be the intensity for lambda 6 path difference, जब भी path difference, what is the formula for finding intensity, I is equals to 4 I naught value, actually किसकी maximum intensity की value, 4 I naught की value, 4 I naught value how much he has given, फॉर्मूला क्या है, 4 I naught cos square 5 by 2 formula. We are supposed to find the phase difference. Phase difference कैसा find out करते हैं, अभी just now we have found out the phase difference. How to find out the phase difference, phase difference कैसा find out कर रहे थे हम लोग, phase difference phi is equals to 2 pi by lambda into path difference. Path difference कितना दिया क्वेश्चन में, lambda by 6 दिया, तो lambda by 6, तो ये lambda cancel,
2 1 दा 2 3 दा. So what we are getting here, pi by 3. Substitute करो. I is equals to 4 I naught की वैल्यू ऑलरेडी मैक्सिमम इंटेंसिटी दे दिया है, कितनी है 8 into cos square. phi की वैल्यू कितनी है, pi by 3. यहाँ पर नीचे 2 है, so this will become how much, pi by 6. That is nothing but I is equals to 8 into cos pi by 6 बोलते cos 30 डिग्री. cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या रहती, √3 divided by 2. यहाँ पर स्क्वायर है ना, so this will become square. So I is equals to 8 into 3 by 4. 4 1 the 4 2 the 3 2 the how much, 6 milliwatt per meter square. So which one is the right answer? Option 2 is the right option. Now these questions are very easy questions. These are based on the concept. Finally, let us see how to do this. In Young's double slit experiment, the separation between the slit is, first distance is given, d1 is equals to 2 millimeter. The wavelength of light used is lambda is given 5896 Armstrong. Next, what is it? The distance between screen and slit is, capital D distance is given. Distance between screen and slit, how much? 100 centimeter. It is found that angular width of the fringe is 0.20. Suppose I am writing 1 because here another angular width is given. To increase the angular width of fringe to, angular width of the fringe को इन्हें कितने को increase करना चाह रहा, 0.21 डिग्रीज को increase करना चाह रहा. तो इन्हें क्या फाइंड आउट करो बोल रहा, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट नीडेड. एक तो स्लिट का डिस्टेंस दे दिया, इन्हें क्या बोल रहा, और एक स्लिट का डिस्टेंस फाइंड आउट करो बोल के बोल रहा. तो हमारे को ऑलरेडी अभी मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बोला, कौन सा फॉर्मूला था वो, फ्रिंज विड्थ का, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला था वो, क्या था, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या बोला था, लैम्डा डिवाइडेड बाय डी, और दिस कैन आल्सो बी राइट बीटा डिवाइडेड बाय डी. मगर हमारे को यहाँ पर स्मॉल डी दिया, तो आई कैन राइट एंगुलर विड्थ 1 into d1, कई बोलते यहाँ पर गए तो इधर आया था, दैट विल बी इक्वल्स टू एंगुलर विड्थ ऑफ सेकंड इनटू d2. मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, d2 फाइंड आउट करना है. सो फ्रॉम दिस आई कैन राइट d2 इज इक्वल्स टू angular width of first divided by angular width of second into what I can write, d1. Substitute करिए वैल्यू. angular width of first कितनी है, 0.20 डिग्री, और angular width of second कितनी है, 0.21 डिग्री, into d1 की वैल्यू कितनी दिया इन्हें, 100 सेंटीमीटर दिया. So if you solve this, I divide this 0.20 divided by 0.21, 0.20 divided by 0.21 into 100. So I think you are supposed to convert this degrees. ये degrees को convert करके करना है आप लोग को. You try to do this. You will be getting the answer as, just a minute. I am supposed to write slit width ना यहाँ पर I should not write 100. 100 is the capital D. मेरे को slit width लिखना है यहाँ पे. D1 की वैल्यू कितनी रहती, D1 value is 2 mm. So now divide this, what you will be getting, 0.20 divided by 0.21. Divide करें तो कितना आ रहा, just whatever you are getting, multiply it with 2 mm. So answer you are getting is 1.9 mm. So which one is the right answer? Option 2 is the right one. So now let us see the last problem of this interference. Let us see what are the given quantities. In a Young's slit experiment, 12 fringes are obtained in certain fragment of the screen when a light of wavelength 600 nanometer is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, number of fringes. So here he has given number of fringe n1 is equals to how much he has given, 21, और lambda 1 की वैल्यू कितनी दिया इन्हें, 600 नैनोमीटर दिया. और क्या पूछ रहा है इन्हें, अगर मैं वेवलेंथ को 400 को चेंज कर दिया, 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज करा, 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज करा. सॉरी आई एम अनएबल टू राइट, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग. तो इन्हें क्या बोल रहा, फ्रिंज विड्थ कितनी बनता बोल के बोल रहा, n2 की वैल्यू. तो रिमेंबर देयर इज वन फॉर्मूला. व्हाट इज दैट फॉर्मूला, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2. ये फॉर्मूला याद रखिए. यहाँ पर क्या फॉर्मूला था, एंगुलर विड्थ a w1 d1 इज इक्वल्स टू w2 d2. यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फ्रिंजेस, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2. तो हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, n2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो n2 इज इक्वल्स टू व्हाट आई कैन राइट, n2 इज इक्वल्स टू lambda 1 divided by lambda 2 into n1.
लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 600 नैनोमीटर है, लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है 400 नैनोमीटर है, इनटू n1 की वैल्यू कितनी है 12 है। तो ये दो जीरोस कैंसल, 4 1 जा 4 3 जा, so 6 3 हाउ मच 18। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस अब कितने हैं हमारे पास, देयर आर 18 फ्रिंजेस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्लास। So this is the end of interference. Please do practice this chapter properly, because around you can easily score 8 to 12 marks from this chapter. We'll meet tomorrow with another class. Thank you.